नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। और मैं ईश्वर से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बात करें आज की सेशन के हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है, किस भूभाग को छोड़कर 26 जनवरी 1950 तक संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण हो गया था। अब अपने राजस्थान का ऐसा कौन सा भूभाग है जिसको छोड़कर 26 जनवरी 1950 तक संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण हो गया था। अब जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर आपको बताना है कि ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी कुशलगढ़, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी नीमराणा। अब अपन बात करें एकीकरण के बारे में। किसके बारे में बात करें भाई साहब? एकीकरण के बारे में बात करें तो अपने राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों के अंदर संपन्न होता है। कितने चरणों में? 7 चरणों के अंदर संपन्न होता है। जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में होता है? 7 चरणों के अंदर होता है। अब क्वेश्चन था कि 26 जनवरी 1950 तक संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण हो गया था। अब ऐसा कौन सा भूभाग था जिसका एकीकरण 26 जनवरी 1950 के बाद होता है? तो कौन सा क्षेत्र था? यानी माउंट आबू का क्षेत्र है। जो माउंट आबू है इसका विलय कब होता है? माउंट आबू का विलय होता है अपने राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को। कब होता है? 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू का विलय अपने राजस्थान के अंदर हो जाता है। और कौन से चरण के अंदर होता है? 7वें चरण में। कौन से में? 7वां चरण। कौन सा चरण था भाई साहब? 7वें चरण के अंदर संपन्न होता है। अब यहाँ पे नाम आया है कुशलगढ़ का। किसका? कुशलगढ़ का नाम आया है। अब हम बात करें कुशलगढ़ के बारे में। किसके बारे में? कुशलगढ़ के बारे में बात करें तो कुशलगढ़ क्या था? ठिकाना था। यानी अपने राजस्थान के अंदर 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, जिसके अंदर एक ठिकाना कुशलगढ़, नीमराणा और लावा, ये 3 ठिकाने थे। अब बात करें किसके बारे में? कुशलगढ़ के बारे में। कि कुशलगढ़ का विलय अपने राजस्थान में कब होता है? तो कुशलगढ़ का विलय होता है कब? 25 मार्च 1948 को। कब होता है? 25 मार्च 1948 को होता है। कब होता है? 25 मार्च 1948 को कुशलगढ़ का विलय अपने राजस्थान के अंदर हो जाता है। और कौन से चरण के अंदर होता है? तो द्वितीय चरण के अंदर होता है। कौन से चरण में होता है भाई साहब? द्वितीय चरण के अंदर होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। अब आगे नीमराणा। अब ये नीमराणा है ना भाई साहब, इसका विलय अपने राजस्थान के अंदर होता है पंचम चरण के अंदर। कौन से चरण में होता है? पंचम चरण के अंदर नीमराणा का विलय अपने राजस्थान में होता है। और पंचम चरण है, पंचम चरण का गठन कब किया जाता है साहब? क्या? जो पंचम चरण है, पंचम चरण का गठन अपने राजस्थान में कब किया जाता है? 15 मई 1949 को। कब? 15 मई 1949 को। कब किया जाता है? 15 मई 1949 को पंचम चरण का गठन किया जाता है। और इसके अंदर नीम राणा जो ठिकाना है उसका विलय अपने राजस्थान में कर लिया जाता है। हाँ, जो लावा ठिकाना है ना भाई साहब, लावा ठिकाने का विलय भी होता है। क्या होता है? लावा ठिकाना का विलय कब होता है? 25 मार्च 1948 को। यानी दो ठिकाने थे, कुशलगढ़ और लावा। इन दोनों ठिकानों का विलय 25 मार्च 1948 को होते हैं द्वितीय चरण के अंदर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। अब भारत का छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है? कुंडियावास अजमेर को कहा जाता है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर को कहा जाता है, या जूनागढ़ गुजरात को कहा जाता है, या सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है? तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जब तक हम रामदेवरा के बारे में बात कर लेते हैं। अब रामदेवरा कहाँ पे? रामदेवरा रूणीजा जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पे? रूणीजा जैसलमेर के अंदर है साहब। पूछा जा सकता है आपसे कि रामदेवरा कहाँ पे? रामदेवरा है रूणीजा। और रूणीजा कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर है। अब देखो बात करें रामदेव जी के बारे में। किसके बारे में देखे भाई साहब? अपन रामदेव जी के बारे में देख लेते हैं कि रामदेव जी का जन्म कहाँ पे होता है साहब, है ना? तो रामदेव जी का जन्म होता है कहाँ पे? उंडू कश्मीर के अंदर। कहाँ पे? उंडू कश्मीर के अंदर रामदेव जी का जन्म होता है। और ये उंडू कश्मीर कहाँ पे? तहसील सिव लगती है इसकी। और जिला कौन सा लगता है? जिला लगता है कौन सा? बाड़मेर। यानी बाबा रामदेव जी का जन्म होता है उंडू कश्मीर, तहसील सिव और जिला बाड़मेर के अंदर। अब देखो बाबा रामदेव जी के द्वारा विशेष कार्य किए जाते हैं ना। अब
उनकी जो शब्दावलियां हैं, जो बाबा रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, उनके बारे में हमको ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब वो कौन कौन सी शब्दावलियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। शब्दावली किसके बारे में देखें? शब्दावली। अब बाबा रामदेव जी की शब्दावली देखें ना, तो सबसे पहले देखें, जो बाबा रामदेव जी के पैदल यात्री जाते हैं ना, तो हाथ के अंदर ध्वजा लेके जाते। क्या लेके जाते हैं? ध्वजा लेके जाते। अब ये ध्वजा है ना, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नेजा। ध्वजा को क्या कहा जाता है? ध्वजा को नेजा कहा जाता है। अब इसके देखो, बाबा रामदेव जी के पैदल यात्री जा रहे हैं। अब वो जो पैदल यात्री जाते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? पैदल यात्री। पैदल यात्री को कहा जाता है जातरू। क्या कहा जाता है भाई? जातरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबा रामदेव जी के जो पैदल यात्री जाते हैं उनको जातरू कहा जाता है। अब पैदल जा रहे हैं, क्या पैदल जा रहे हैं, तो पैदल जाते जाते बाबा रामदेव जी की क्या जयकारे लगाते हुए जाते हैं। क्या लगाते हैं? जयकारे लगाते हैं। अब ये जयकारे ना, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बादले। अरे जयकारे को क्या कहा जाता है? जयकारे को बादले कहा जाता है। अब जयकारे लगाते लगाते बाबा रामदेव जी के पहुंच जाते हैं रुणिजा जैसलमेर के अंदर। और वहां पर रात के समय वो क्या करते हैं? जागरण करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब? जागरण करते। अबे जो जागरण करते हैं ना, क्या करते हैं? जागरण करते हैं। इस जागरण को क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं? जमा कहा जाता है। अब जागरण कर रहे हैं तो जागरण के अंदर गीत गाते हैं साहब। क्या कहते हैं? गीत गाते हैं। और गीत को क्या कहते हैं? ब्यावले। अरे भाई साहब क्या कहते हैं? ब्यावले। क्या कहते हैं भाई साहब? गीतों को ब्यावले कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बाबा रामदेव जी से संबंधित शब्दावली है। और जो बाबा रामदेव जी के पद चिन्ह होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको पगला कहा जाता है। बाबा रामदेव जी की कसम को आण कहा जाता है ना। बाबा रामदेव जी की जो सौगन खाते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको आण कहा जाता है। और क्वेश्चन था, भारत का छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है? तो भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है किसको? जूनागढ़ गुजरात को। किसे कहते हैं? जूनागढ़ गुजरात को कहा जाता है साहब। बाबा रामदेव जी के द्वारा एक पंथ की स्थापना की जाती है। अब जल्दी से बताइएगा कि बाबा रामदेव जी के द्वारा कौन से पंथ की स्थापना की जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छाटिए। यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, उसके अंदर से हमको असत्य कथन छाटना है। कौन सा कथन? असत्य कथन छाटना है। ऑप्शन है, पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमिता। ऑप्शन बी, पाबूजी का प्रतीक चिन्ह बालालेह अश्वारोही है। ऑप्शन सी, पाबूजी रेबारी जाति के आराध्य देव है। ऑप्शन डी, पाबूजी को शेषनाग का अवतार माना जाता है साहब। अब चलो बताइएगा इसके अंदर असत्य कथन कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल है ना। अब देखो, पाबूजी की घोड़ी है। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी, यानी ये हमारा कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, पाबूजी की प्रतीक चिन्ह यानी बालालेह अश्वरोही है। जो पाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? बालालेह अश्वरोही प्रतिमा है साहब। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन से, पाबूजी रेबारी जाति के आराध्य देव, यानी ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा? ये कथन भी हमारा राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जो पाबूजी है ना, ये रेबारी जाति के आराध्य देव है। ऑप्शन डी के बारे में देखें, बाबूजी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। नहीं साहब, ये कथन क्या हो जाएगा? ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? यहाँ पे दिया है शेषनाग। क्या दे दिया? शेषनाग। भाई साहब बाबूजी लक्ष्मण के अवतार है। किसके? लक्ष्मण के अवतार है। जो बाबूजी है, बाबूजी किसके अवतार है? बाबूजी लक्ष्मण के अवतार हैं साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात हम विधिवत रूप से आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? इंपॉर्टेंट साहब है ना, कि राजस्थान के अंदर अनेक प्रकार के रीति रिवाज है साहब है ना। अब उसके अंदर से एक रीति रिवाज है आणो। क्या है? आणो। अबे आणो रीति रिवाज क्या है? क्या कुआ पूजन है? ऑप्शन बी, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात को डेरा देखना। ऑप्शन सी, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। ऑप्शन डी, जलजूलनी की एकादशी पूजा। अब जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है साहब? क्या है आणो? बिल्कुल साहब है ना, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना क्या होता है? आणो होता है। यानी अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई साहब? अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कुआ पूजन के बारे में देखिए, कुआ पूजन क्या होता है? जैसे कोई नवजात शिशु होता है उसको कुआ का पूजन किया जाता है। और दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात को डेरा देखना क्या कहलाता है? यह तो कहलाता है जला। क्या कहलाता है? जला कहलाता है।
अब यहाँ पे आया जलजूलनी की एकादशी पूजा। अब ये जलजूलनी क्या है? जलजूलनी भाई साहब अपने राजस्थान का एक इम्पोर्टेंट प्रमुख त्योहार है साहब। क्या है? त्योहार। और ये त्योहार कब आता है? ये त्योहार आता है भाद्रपद के माह के अंदर। कब? कौन से माह में? भाद्रपद माह में। भाद्रपद माह में भी कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब आता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आता है। और इस दिन क्या होता है? इस दिन ठाकुर जी की रेवाड़ी निकाली जाती है, ठाकुर जी को चलते फिरते विमान के अंदर बिठाया जाता है और गांव के पवित्र जलाशय के अंदर स्नान करवाया जाता है। कब? जलजूलनी एकादशी को। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? अब अपने राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार के मेले लगते हैं, पशु मेले लगते हैं, धार्मिक मेले लगते हैं। अब अपन ने देखा था कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? क्या अक्टूबर माह के अंदर लगता है, या ऑप्शन बी नवंबर माह के अंदर लगता है, ऑप्शन सी फरवरी माह के अंदर लगता है, ऑप्शन डी मार्च माह के अंदर लगता है? तो कौन से माह के अंदर लगता है? बिल्कुल साहब, कौन से माह में? नवंबर माह के अंदर लगता है। कौन से माह में लगता है? नवंबर माह के अंदर लगता है। ये पुष्कर मेला है ना भाई साहब, ये कहाँ पे लगता है? पुष्कर अजमेर के अंदर। कब लगता है? नवंबर माह के अंदर पुष्कर अजमेर के अंदर ये मेला लगता है। अब देखो, देखे ना यहाँ पे किसके बारे में? पुष्कर मेले के बारे में। तो पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है साहब। अब कार्तिक पूर्णिमा है ना, वो कौन से माह में आती है? वह नवंबर माह के अंदर आती है साहब। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। अब देखो, अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। दिवाली अलग माह के अंदर आती है, होली अलग माह के अंदर आती है, तीज के त्योहार भी आते हैं, छोटी तीज के त्योहार आता है, बड़ी तीज आती है, गणगौर आती है, आखा तीज आती है। अब इसके अंदर से हमको बताना है कि कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथिक्रम बताना है। यानी राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। छोटी तीज मनाई जाती है, आका तीज, गणगौर, कजली तीज। अब इनको क्या करना है? कैलेंडर के अनुसार उनका तिथिक्रम बताना है। यानी कौन सा त्योहार किस माह के अंदर आता है, हिंदू नववर्ष के अनुसार बताना है अपन को ना। बिल्कुल करे बात। अब बिल्कुल, बहुत बढ़िया ना। अब बात करें सबसे पहले छोटी तीज के बारे में। किसके बारे में देखे भाई साहब? छोटी तीज के बारे में देखे ना अपन। तो छोटी तीज आती है श्रावण मास के अंदर। कौन से माह में आती है? श्रावण मास के अंदर आती है। आका तीज है, आका तीज वैशाख के अंदर आती है। कब आती है? वैशाख के अंदर आती है। और यहाँ पे गणगौर भाई साहब, कौन? गणगौर। और एक गणगौर है ना, ये कौन से माह के अंदर आती है? गणगौर आती है साहब चैत्र माह के अंदर। कौन से माह के अंदर? चैत्र माह के अंदर आती है। कजली तीज है ना, कजली तीज आती है भाद्रपद माह के अंदर। कौन से माह में आती है? भाद्रपद माह के अंदर आती है। क्लियर है यहाँ तक? अब साथियों अपन देखें तो हिंदू नववर्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हिंदुओं के महीने कौन कौन से होते हैं। तो देखो, सबसे पहला मास तो आता है कौन सा? चैत्र। हिंदुओं के महीने में सबसे पहला माह कौन सा आता है? चैत्र का माह आता है साहब, है ना। अब देखो, सबसे पहला माह कौन सा है यहाँ पे? चैत्र। कौन सा है? चैत्र। आ गया? सी पहले आपको लिखना है। अब चैत्र के बाद कौन सा आता है? चैत्र वैशाख। चैत्र के बाद में कौन सा आता है? वैशाख। फिर कौन सा आ गया यहाँ पे? अब यहाँ पे लिख लो बी, ये ना यहाँ पे वैशाख। अब वैशाख के बाद में ज्येष्ठ, आषाढ़। आषाढ़ के बाद में आता है श्रावण। आषाढ़ के बाद में कौन सा आता है? श्रावण। यहाँ पे लिखो ए। श्रावण कहाँ पे है ना? यहाँ पे। यानी छोटी तीज श्रावण मास के अंदर आती है। श्रावण, भाद्रपद। भाद्रपद लास्ट में है ना, भाद्रपद भी है। आप देखो यहाँ पे सी बी ए डी। आप देखो ऑप्शन के अंदर सी बी ए डी मिल गए हैं यहाँ पर ही। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा कि छोटी तीज का त्योहार कब आता है? श्रावण मास में आता है। आका तीज का त्योहार वैशाख माह के अंदर आता है। गणगौर का त्योहार चैत्र मास के अंदर आता है। और कजली तीज का त्योहार भाद्रपद माह के अंदर आता है। और हमारा राइट आंसर भी हमको यहाँ से मिल गया कि सर इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचाने। यहाँ पर कुछ मेले दे रखे, महोत्सव दे रखे,
उनके अंदर गलत बताना है कि यहाँ पे गलत कौन सा है। अब बिल्कुल भाई साहब है ना, जल्दी से बताइएगा। क्या बेणेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर लगता है, बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है, मरु महोत्सव बाड़मेर में, गौतमेश्वर का मेला सिरोही में? बिल्कुल बताइएगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साहब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया ना। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है अपन को। देखो, बेणेश्वर मेला ये डूंगरपुर के अंदर लगता है। कहाँ पे लगता है? बेणेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर लगता है, ये कथन भी हमारा सही है। बादशाह का मेला ब्यावर के अंदर लगता है। कहाँ पे लगता है? बादशाह का मेला ब्यावर, ये कथन भी हमारा सही है। मरु महोत्सव बाड़मेर के अंदर, ये गलत है साहब। यहाँ पे गलत क्या हो गया? मरु महोत्सव बाड़मेर के अंदर। अरे भाई साहब, मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं लगता है, मरु महोत्सव तो जैसलमेर में लगता है साहब। कहाँ पे? मरु महोत्सव कहाँ पे होता है आयोजित? जैसलमेर के अंदर होता है। और ये बाड़मेर दिया है ना, यहाँ पे क्या दिया है? बाड़मेर। अरे बाड़मेर के अंदर तो थार महोत्सव होता है। क्या होता है? थार महोत्सव। ये दो तथ्य ना बहुत कंफ्यूज करते हैं एग्जाम के अंदर, कि थार महोत्सव और मरु महोत्सव। थार महोत्सव कहाँ पे आयोजित होता है? बाड़मेर में। और मरु महोत्सव आयोजित होता है जैसलमेर के अंदर। यानी हमारा राइट आंसर तो हमको मिल गया कि मरु महोत्सव कहाँ पे आयोजित होता है? जैसलमेर के अंदर। और गौतमेश्वर का मेला सिरोही के अंदर आयोजित होता है। अब बात करें अपन, मरु महोत्सव देख लिया और थार महोत्सव भी अपन ने देख लिया। अब महावीर जी का मेला लगता है, कौन सा? महावीर जी मेला। महावीर जी मेला। अब ये महावीर जी मेला है ना भाई साहब, ये कहाँ पे लगता है? महावीर जी मेला लगता है कहाँ पे? करौली के अंदर। कहाँ पे लगता है? करौली के अंदर लगता है। एक महोत्सव मनाया जाता है, कौन सा? शीत महोत्सव। कौन सा महोत्सव? शीत महोत्सव मनाया जाता है। शीत महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? यह होता है माउंट आबू के अंदर। कहाँ पे? माउंट आबू। और ये माउंट आबू कहाँ पे? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। एक एक ग्रीष्म महोत्सव। कौन सा महोत्सव? ग्रीष्म महोत्सव। और एक ग्रीष्म महोत्सव है ना, ये भी कहाँ पे? माउंट आबू के अंदर। एक महोत्सव पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव आयोजित होता है अपनी राजधानी, कौन सी है? अरे भाई साहब, जयपुर। अरे कौन सी राजधानी? जयपुर के अंदर पतंग महोत्सव आयोजित होता है। अब यहाँ पे बेणेश्वर मेला आया है। क्या आया है? बेणेश्वर मेला। ये डूंगरपुर के अंदर लगता है। कहाँ पे? डूंगरपुर के अंदर लगता है। कौन कौन सी नदी के संगम पर लगता है? तो सोम, माई, और एक नदी कौन सी है? जाखम। अरे इन नदियों के संगम पर कौन सा मेला लगता है? बेणेश्वर का मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? डूंगरपुर के अंदर लगता है साहब। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? यहाँ पर कुछ लोक देवी के नाम दे रखे हैं, उनके अंदर से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी लोक देवी अपने प्यारे राजस्थान की नहीं है साहब। ऑप्शन ए छिक माता, ऑप्शन बी करणी माता, ऑप्शन सी आवरी माता, ऑप्शन डी हिडिंबा माता। अब जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कि अपने राजस्थान की कौन सी माता नहीं? बिल्कुल साहब, जल्दी से बताइएगा। हाँ बिल्कुल, चीक माता का मंदिर बना हुआ है कहाँ पे? जयपुर के अंदर। चीक माता का मंदिर कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर के अंदर। देशनोक। और देशनोक कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है भाई साहब? देशनोक। देशनोक बीकानेर के अंदर है। और आवरी माता, कौन सी माता? आवरी माता। आवरी माता का मंदिर कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और ये माता है ना, कौन सी? हिडिंबा माता। ये माता अपने राजस्थान की नहीं है साहब, अपने राजस्थान से इनका कोई संबंध नहीं है। अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इनके अलावा भी अपन देखें ना, लगभग लगभग 72 लोक देवियां हमको देखने को मिलेगी। 72 या 74 के आसपास लोक देवियां हमको देखने को मिलेगी। सबको याद रखना भी जरूरी है साहब, है ना, कि कौन से वंश की कौन सी कुल देवी है, कौन सी लोक देवी है, उनके बारे में सबका ध्यान रखना है। अब एक माता है साहब, कौन सी? जीण माता। कौन सी माता? जीण माता। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? सीकर के अंदर। कहाँ पे? सीकर के अंदर है। एक माता है शीतला माता। शीतला माता। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? चाकसू, जयपुर के अंदर। कहाँ पे? चाकसू। और ये चाकसू कहाँ पे? जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पे? जयपुर ग्रामीण के अंदर है साहब, है ना। बिल्कुल, अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और भाई अगला क्वेश्चन है आपका
हाँ, जो जीण माता है ना, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है कि ये चौहानों की कुल देवी, किनकी कुल देवी है? चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी। चलो, चौहानों की कुल देवी कौन है? चौहानों की कुल देवी जीण माता है। जीण माता का मंदिर कहाँ पे है? रेवासा सीकर के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? बिल्कुल साहब, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के लोक साहित्य में, किसमें? राजस्थान के लोक साहित्य के अंदर किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? ऑप्शन ए जीण माता, ऑप्शन बी आई माता, ऑप्शन सी मल्लीनाथ जी, ऑप्शन डी रामदेव जी। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा साहब जीण माता। कौन सी माता? जीण माता। जीण माता का गीत सबसे लंबा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु क्या? इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आणु क्या है? विवाह के पश्चात दुल्हन की दूसरी बार ससुराल भेजना आणु है, अपने राजस्थान के रीति रिवाजों के अंदर आता है साहब। अभी हमने चर्चा की है कुल 10 क्वेश्चनों के बारे में, यानी 10 क्वेश्चन तो हमने लिए। लगभग लगभग यहाँ से हमारे क्लियर हुए 150 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए? 150 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब जो सीटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना, वह ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो क्लास के अंदर अभी नए आए, वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा। अब आपका एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। तो सभी का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सभी को गुड नाइट।